जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें बिहार के शान हमारे प्रिय प्रवीण सर का जो है एडुटेरिया का दरोगा टेस्ट 2023 इसका दूसरा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों को, तो यानी 1 2 3। ठीक है, संविधान जो है बच्चों को, स्त्री और जनजाति के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार को स्वीकृत प्रदान करता है। जबकि अगर देखा जाए तो संविधान में दलित शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 2 3। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार में है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र सरकार में, संविधान के अगर आर्टिकल की बात करें तो 248 में जो है अवशिष्ट शक्ति को ऐसा विषय बताया गया है जो संघ, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये ना संघ में है, ना राज्य में है, ना संवर्ती में, तो किसमें शामिल है, तो केंद्र सरकार में। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपका इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, बीमा जो है संघ सूची के अंदर, संघ सूची के विषय में आता है। बीमा हो गया, जनगणना हो गया, ये सब जो है आपका संघ सूची का विषय है। जबकि अगर बात करें शिक्षा, तो ये शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है शून्यकाल। शून्यकाल में केवल क्या होता है कि लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, है ना, लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंस होता है बस उसी से रिलेटेड प्रश्न होता है। इसमें विधायी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, विधायी एक्टिविटी हो या विधायी कार्रवाई से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं होता है। तो शून्यकाल जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो वो है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें कितने, तो 30 मेंबर होते हैं। तो प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। और जबकि और भी जो समिति है, उप समिति हो गया, ठीक है, तो ये सब लोक लेखा समिति, ये सब में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही है। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। ये केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी सही। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार या इंग्लिश में कहें तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार रखता है किसके तहत, आर्टिकल 131 के तहत। अब वहीं अगर आर्टिकल 132 से 136 की बात करें तो उसमें आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार या एपिलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 से 136 अनुच्छेद के तहत, और 143 में क्या है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का है कि परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आपका आ जाता है अनुच्छेद 143, जिसमें राष्ट्रपति को जो है वो परामर्श दे सकता है, मगर इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, तो ये सही है। दूसरा है कि शपथ या प्रतिज्ञान, ये आर्टिकल 159 के तहत जो है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, दूसरा हो गया कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, तो ऐसा नहीं है। राज्यपाल के प्रतिज्ञान या शपथ लेने का जो है ये 3री अनुसूची में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 159 में ही दिया हुआ है राज्यपाल का। अब देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, तो ये सही है। चौथा हो गया कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो ये भी सही होगा, यानी 2 नंबर गलत है, तो 1 3 4 सही है, तो 1 3 4 दैट मीन्स बी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो वो थी संथाली। ठीक है, उस समय जो है BDMS
चार भाषा जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सा, ये 92 92वां संविधान संशोधन है 2003 में। तो बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी और BDMS, एम से हो गया मैथिली, एस से आपका संथाली हो गया। ठीक है, अभी जो कितना है तो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। तो ये किस अनुच्छेद में शामिल है, तो 51A में है। ठीक है, यह अनुच्छेद 51 का में है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। तो ये पद आपका सृजन किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है लेखा परीक्षण और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। ठीक है, और जो है इसमें इसमें शुरुआत की गई थी। बाघ जो है प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो किसके आधार पे है, तो आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पे जो है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय शक्ति जो है, नाभिकीय शक्ति वो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। जबकि कौन कौन सा शामिल है, तो आपका हो गया राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास एवं राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख देते हैं। आपका राष्ट्रीय सौर ये शामिल है, उन्नत ऊर्जा दक्षता शामिल है, सतत आवास ये शामिल है, राष्ट्रीय जल मिशन, फिर हिमालयी पारिस्थितिकी को तंत्र बनाए रखने के लिए जो मिशन है ये भी शामिल है, एक हरित भारत ये भी आपका राष्ट्रीय मिशन में शामिल है, फिर है आपका सतत कृषि ये भी है, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान ये भी है। तो टोटल जो है 8 मिशन है। ठीक है, इसमें शामिल है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो वंदना शिवा हैं जिन्होंने टुमोरोज जो है टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक लिखे हैं। ठीक है, वंदना शिवा ने टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक लिखी है और ये कब प्रकाशन हुआ था, तो 2000 में जो है ये प्रकाशन हुआ था इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। चींटी, हिरन, बाघ, लोमड़ी। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका हिरन। हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि चींटी, बाघ, लोमड़ी जो हो गया ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है, जो सिर्फ शाकाहारी प्राणी होता है। तो दिए गए प्रश्न में हिरन ही है जो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो अभी जो 6 है। ठीक है, पहले कितना था, अगर पहले वाला और अभी वाला मिला दिया जाए तो अभी 9 रहता। ठीक है, लेकिन उसको जो है 3 पार्टी को बाहर निकाला गया था। कौन कौन सी पार्टी थी, तो TMC तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इनकी क्या बोलते हैं, बंगाल की जो हो गई ममता दीदी की पार्टी TMC। ठीक है, ममता बनर्जी की, और CPI, फिर CPI जो हो गया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनको निकाला गया, और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसको निकाला गया। ठीक है, तो ये 3 पार्टी हट गई तो अब 6 रह गई है। तो 6 में हम देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी है। तो BJP हो गई, फिर आपका हो गया कौन सा, तो एक होगा भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय बहुजन समाज। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और CPIM। ठीक है, ये हो गए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है, तो ये केरला में है। ठीक है, तो केरल में है। अगर हम इसमें बात करें तो 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को
नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान करने वाला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है केरला, ठीक है, केरल का कोल्लम जिला। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। कब? तो 17 अक्टूबर 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत आपका जो है भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस योजना के तहत भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो वो है 13, ठीक है, 13वां नंबर है। 10 मार्च 2023 को IEP, ठीक है, IEP के द्वारा जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 10वां संस्करण को जारी किया गया और उसमें पहला स्थान किसको मिला? तो अफगानिस्तान को, और 13वां स्थान भारत को मिला है। अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो 5.9, ठीक है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है 2023 में 5.9% और 2024 के लिए बात की जाए तो ये 6.3% है। किसने अनुमानित किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, ठीक है, इसने जो है अनुमानित किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के हिसाब से जो 5.9 जो होगा वो 2023 में उसकी वृद्धि ग्रोथ रेट है और 2024 में अगर बात करें तो 6.3% होगा। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। तो वो है टेरोन 1, ठीक है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1 को जो है टेरोन 1 को फ्लोरिडा अमेरिका में जो है प्रक्षेपित किया गया और ये रॉकेट आपका 110 फीट लंबा है और 75 फीट जो है इसका डायमीटर है, व्यास है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। तो एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल ने जो है 1 अक्टूबर 2022 को मोदी जी के द्वारा जो है 5G सेवा की शुरुआत की गई और ये एयरटेल पहली कंपनी और सबसे पहले इसको शुरुआत कहाँ किया गया। तो मोदी जी के होम टाउन नहीं कहेंगे, होम स्टेट यानी गुजरात में। चलिए 23 है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो 200, ठीक है, 200 वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें कि क्या बोलता है पहले जो कितना था, तो पहले बाघों की संख्या 2018 में आपका था 2967, ठीक है, 2967 था पहले 2018 में। अब वहीं अब कितना हो गया? तो 3167, उसमें जो है 200 बाघ बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है। तो वो निशानेबाजी से है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता मिथरवाल, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से जो है अंचत सरल कमल को सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो 2022 में अंचत सरल कमल को जो है सम्मानित किया गया और इनका संबंध टेबल टेनिस से है। किनका? तो अंचत सरल कमल का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया। तो ये दिया गया है ऑस्टिन बटलर को, ठीक है, ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। और ये पुरस्कार किस फिल्म के लिए दी गई है? तो एल्विस मूवी के लिए दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा चीन, भारत और जापान, ठीक है, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा जापान। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जो कच्चा इस्पात के उत्पादन में, ठीक है, कच्चा इस्पात के उत्पादन में पहला नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे जापान है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बनारस में किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन आपका बनारस में किया। कब किया गया? तो 11 से 12 नवंबर 2022 को, ठीक है, उस समय किया गया था 11-12 नवंबर 2022 को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है। तो ये सिंगापुर के साथ, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है
मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया सिंगापुर के साथ, और इसका जो शुरुआत पहली बार कब किया गया था तो 2005 से हुआ था, और इस बार जो है जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसका परास या रेंज कितना है? तो इसका रेंज है 250 टू 350 किलोमीटर, ठीक है, 250 से लेके 350 किलोमीटर तक इसका रेंज है पृथ्वी 2 मिसाइल का। और ये कब है तो 15 जून 2022 को जो है इसका परीक्षण किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में लंपी प्रोबैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है टीका को, वैक्सीन को लॉन्च किया गया। कौन सा वैक्सीन है? तो लंपी प्रोबैक। ये क्या करता है? तो त्वचा रोग से पशुओं का जो है बचाव करता है, और इसे केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो उसने जो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों को जो है मलेरिया मुक्त इस बार जो है WHO ने मुक्त घोषित किया है। ठीक है, अभी कितना है WHO में विश्व में कुल कितने मलेरिया मुक्त देश को प्रमाण पत्र दे चुका है, सर्टिफिकेट? तो ये 42 देश है जिसको मलेरिया मुक्त देश घोषित कर चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33 का 64.03%, 64.03% जो है आपका किनको? तो द्रौपदी मुर्मू को जो है इतना वोट मिला था। ठीक है, तो इनके खिलाफ कौन खड़े थे? तो इनके खिलाफ खड़े थे द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये है एंटोन जिलिंगर, जिसको जो है इसके लिए रसायन विज्ञान के लिए इसको पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो किसको किसको दिया गया है? तो देखते हैं कि कॉर्टेन मेल्डल, बैरी शार्पलेस और कैरोलिन बार्टोजी को जो है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। मॉर्टेन मेल्डल, बैरी शार्पलेस और कैरोलिन बार्टोजी को। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपका है 60,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है मनरेगा के लिए, जबकि जल जीवन मिशन का अगर बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक भारत सरकार ने जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और इसकी शुरुआत कब की थी? तो सितंबर 2022 से जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये है आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। कब मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस? तो 3 मार्च को। इसका विषय क्या है? आई मीन इसका इस बार का जो मोटो है, ठीक है, वो क्या है? तो वो है आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। थीम जो है इसका यह है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, या फिर कहें पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑपरेशन गंगा के लेखक हैं तरुण पिथोड़े, इन्होंने ऑपरेशन गंगा लिखा है। अगर हम बात करें सत्य व्यास की कि उन्होंने क्या लिखा है, तो बागी बलिया ये सत्य व्यास ने लिखा है। अगर हम बात करें ज्ञान चतुर्वेदी की तो उन्होंने पागल खाना लिखा है। ठीक है, उसके बाद शिव शंकरी ने क्या लिखा है? तो शिव शंकरी का सूर्यवंशम पुस्तक जो है शिव शंकरी का है। पागल खाना हो गया ज्ञान चतुर्वेदी का, बागी बलिया सत्य व्यास का। अब देखते हैं नेक्स्ट, BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग यानी WPL, ठीक है, वुमेन प्रीमियम लीग जो है 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जो है मुंबई इंडियंस ने इसका खिताब जीता। इसमें कितने भाग लिए, कितने टीम ने? तो 5 टीमों ने भाग लिया है किसमें? WPL में। ठीक है, और इसका आयोजन कब हो रहा है? तो 4 से 26 मार्च 2023 तक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो वो आपका भारत में होगा, तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। किससे, कौन सी कमेटी की सिफारिश पे? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आपका आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी। वहीं एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा सर्विस टैक्स। ठीक है, ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं के लिए लगाया जाने वाला टैक्स है। जैसे उदाहरण है सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, ये सब आपका जो है अप्रत्यक्ष कर हो गए। अब नेक्स्ट है कि छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो चेलैया कमेटी ने। ठीक है, चेलैया कमेटी ने जो है सबसे पहले छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश की थी। अगर हम बात करें कि कर ढांचे के सुधार के लिए भी जो है चेलैया कमेटी का गठन 1991 में किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है कि नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो ये फिशर ने दिया है। नगदी लेन देन सिद्धांत जो है फिशर ने दिया है। इसके हिसाब से क्या है कि मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। ठीक है, यानी जो मुद्रा का जो मतलब मनी का जो हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया मनी का, तो वो हो गया डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, यानी कि इसका जो मुद्रा का जो परिणाम ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि के उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब? 1977 में महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये आपका है छठा। ठीक है, अशोक का जो अभिलेख को बात करें तो वो 3 तरीके का था, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, अशोक सबसे पहले शिलालेख की खोज किसने की थी? तो अशोक के जो शिलालेख की खोज की थी 1750 में, उसका नाम था फेनथैलर। ठीक है, अब पहले शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। 5वां शिलालेख की बात करें तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। वहीं 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन है। और ये आप आर एस शर्मा का जो प्राचीन भारत हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल से बताया गया A to Z मौर्य के बारे में। ठीक है, अब मौर्य वंश के बारे में अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे जो है आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हम जानते हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 में किया। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया। रंगपुर की बात करें तो 1953-54 में रंगनाथ राव ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में आपका गंधार, पंचाल ये सब राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर वेदांग की बात करें तो 6 हो गए। ठीक है, उसके बाद उपनिषद की संख्या 108 हो गए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये भी आर एस शर्मा में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 49 है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये विजय सेन से है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध की बात की जाए तो ये आपका वहां हो जाता है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख की बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात की जाए तो खारवेल का राजा कलिंग राजा खारवेल से। ठीक है, और ग्वालियर अभिलेख के संबंध की बात की जाए तो प्रतिहार नरेश भोज से। अब नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो वो था 1/2। ठीक है, यानी 50% था। और इसी के शासनकाल में आपका मूल
मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। इसने सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण की थी। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजता है और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने जो है सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किए थे, 6 बार आक्रमण किए थे। और इसी समय जो है क्या करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही अस्थायी सेना रखने की नींव रखाई थी। अब देखते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो बुक्का प्रथम ने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वहीं हरिहर द्वितीय ने क्या की थी, तो महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। देवराय द्वितीय को बात करें तो उसको गजबेटकर भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को गजबेटकर, गजबेटकर मतलब क्या होता है, तो गज यानी हाथी, बेटकर यानी शिकारी, तो गजबेटकर कहा जाता था, हाथियों का शिकारी। अब्दुल रज्जाक के समय आपका कौन आता है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आपका अब्दुल रज्जाक आता है। देवराव प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया, तो 1679, ठीक है, 1689 में, ठीक है, 79 में जो है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को फिर से लागू किया गया। औरंगजेब की बात करें तो सुन्नी धर्म का अनुयायी था और बीजापुर को उसने कब जीता था, तो 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा को उसके 1 साल बाद 1687 में मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया था। और औरंगाबाद को जो है 1679 में 1679 में जो है बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था और इसी साल जो है वो जजिया कर को फिर से लागू भी करवाया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। ठीक है, 1757 से 60, इसका 2 बार रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आया था। तो पहला बार जब आया था इसका कार्यकाल था 1757 से 60 और दूसरा कार्यकाल था 5 साल के बाद, फिर उसको यहीं पे बुलाया जाता है 1765 से 67 तक। और बंगाल में ये द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया था। अब नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है, तो पहला हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। ठीक है, हैदराबाद की बात करें तो 1798 में, मैसूर की बात करें तो 1799, उसी साल आपका तंजौर में भी जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि का जो है सहायक संधि करवाता है। मैसूर और तंजौर एक ही साल है। और अवध की बात करें तो 1801 में। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार और झारखंड से पहाड़िया विद्रोह का संबंध है। ठीक है, और पहाड़िया विद्रोह की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में बात करें तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर हो गया, और झारखंड का यानी संथाल परगना से है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो तिलका मांझी ने किया था 1799 ईस्वी में। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि विद्रोह कौन कौन सा हुआ, कब हुआ, उसके नेता कौन थे। ठीक है, फकीर विद्रोह या सन्यासी विद्रोह जिसको कहते हैं, तो 1776 से 77 ईस्वी में होता है और इसके नेतृत्व करता थे मजनू शाह। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 तक चलता है और इसके जो ये थे नेतृत्व करता थे वो थे भेखन सिंह। ठीक है, भेखन सिंह ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब भील विद्रोह की हम बात करें तो 1850 से 31 ईस्वी और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे मोतीलाल तेजाबत। मोतीलाल तेजाबत भील विद्रोह के नेता थे। अहोम विद्रोह 1828 असम में होता है और ये गोमधर कुंवर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था, तो वो था कर्नल नील। 1857 के क्रांति के बाद जो है क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे और उनको कौन दबाया था, तो वहां का जो क्रांति हो रहा था उसको दबाया था ब्रिटिश नायक कर्नल नील। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। वहीं 1 साल पहले 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था जिसको रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और बाद में उन्होंने इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है,
तो मेरी कहानी जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन, ये सब जो किसका बुक है, तो महात्मा गांधी का बुक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 41। ठीक है, 41वां कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें भारत की प्रथम महिला, ठीक है, जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। कब हुआ था, तो 1925 को जो हुआ था, कानपुर में हुआ था। अब नेक्स्ट है कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है, तो ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा है। और उस समय जो है कब हुआ था, तो 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी और इसका नारा था समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप जो है एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति बहुत ही अच्छे से दी हुई है, तो आप इसको पढ़कर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बल और भार। बल और भार जो हो गए, दोनों भौतिक राशियों की इकाई समान होती है। कैसे, तो भार, बल, उत्क्षेप, इसकी इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। न्यूटन कहें या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका वायु की गति मापती है एनीमोमीटर। ठीक है, ये एनोमीटर एक डिवाइस है जो पवन की गति मापती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको जो है पवन वेग मापी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, तो ये सही है। ठीक है, जब अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा, तो यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और वही चीज अगर उसको इधर कर दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पे जो है वो आधारित होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, तो हवा के दबाव के कारण जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। अब अगर बात करें हवा का दबाव की भिन्नता के कारण ही संपीड़न और विरलीकरण जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, तो धनात्मक होना चाहिए। किसी वस्तु को आभासी और सीधी छवि प्राप्त करना है तो उसके लिए दर्पण को जो है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मैग्निफाइड होना चाहिए, तब जाकर जो है किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन जो मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, तो पहले देखते हैं कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ये गलत है। किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प ए जो आपका हो गया ऑप्शन ए वो गलत हो गया। बाकी परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ए नंबर गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तो ये आपका कहलाती है डक्टाइल या फिर तन्यता। ठीक है, तन्यता कहलाती है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा तन्य कौन होता है, तो सोना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम सोना से अगर चाहा जाए तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए सोने की तन्यता जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत ऑस्मोसिस जो है विपरीत पराशरण, इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षारीय विलयन नहीं है।
ठीक है। ऐसा विलयन जो हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है क्षारीय विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिसमें हाइड्रोक्साइड OH माइनस, तो इसका जो सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उससे अधिक होता है। अगर यहाँ पे OH माइनस अधिक हो गया H प्लस से, तो वो क्षारीय विलयन कहलाएगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो एम्फोटेरिक है। ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो सिरका, क्योंकि इसका pH मान जो है 7 से कम होता है। तो 7 से जिसका कम होगा वो जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, चलिए, यानी वो अम्ल है, एसिडिक है। ठीक है, अगर वो 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। ठीक है, कम हो गया तो अम्लीय, ज्यादा हो गया तो क्षारीय, और अगर एकदम 7 है तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों F यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटीन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप कितना में है, तो इसका जो हो गया हैलोजन ग्रुप आपका क्लास 17, ठीक है, 17वां वर्ग में है, वर्ग है उनका 17, और 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटीन, जो हो गया आयोडीन, तो ये सब हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाते हैं, और ये समुद्री जल में बहुत अधिक पाए जाते हैं। और इन तत्वों में अगर बात करें एस्टेटीन की, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा, तो एस्टेटीन है। अब हम देखेंगे 73rd नंबर क्वेश्चन। 73rd है आपका कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो ये आपका होता है हैबर प्रोसेस से। ठीक है, तो अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण है हैबर प्रोसेस से होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्रोक्साइड है। प्रिस्टले क्या बताया था कि अमोनिया क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की जा सकती है। अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए प्रिस्टले ने कि अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड और लाइम को CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस मिल सकती है। ये बात प्रिस्टले ने कही थी। नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है, तो कवक से हो गया। ठीक है, फंगी से हो गया माइकोलॉजी। कवक की बात करें तो कुकुरमुत्ता में राइजोपस, म्यूकस, ये सब कवक है, और इसका अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, तो जल। जल जो है वो कोशिका की बात करें तो कोशिका सजीवों के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के भीतर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, देखते हैं। न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक एवं केंद्रिका, न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया केंद्रक और न्यूक्लियस हो गया आपका केंद्रिका। दूसरा हो गया जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तीसरा हो गया गोल्जी कोई, तो इसको इंग्लिश में गोल्जी बॉडीज कहते हैं। चौथा हो गया कनाभ सूत्र यानी स्पिंडल। ठीक है, पांचवा हो गया अंतर द्रव्य जालिका, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और छठा हो गया गुणसूत्र, दैट मीन्स क्रोमोसोम। 7 हो गया राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, और 8 हो गया लवक यानी प्लास्टिड। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जी कोई, कनाभ सूत्र, अंतर द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, लवक। इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, स्पेंडल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और प्लास्टिड पाए जाते हैं। जीव द्रव्य की अगर हम बात करें, ठीक है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें जो है 80% प्रोटीन होता है, 15% जो है इसमें वसा होता है, और 3% कार्बोहाइड्रेट, और 1% जो अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तो 80% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में 80% प्रोटीन हो गया, 15% आपका वसा हो गया, 3% कार्बोहाइड्रेट, और 1% जो है अकार्बनिक लवण होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो कॉलिन काइमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन होता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में यानी पर्णवृत्त में जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है, तो XY। ठीक है,
XY जो है किसमें होता है, तो पुरुष में होता है। तो सभी अनुवांशिक गुण का निर्धारण संचरित करते हैं, यानी कि पुरुष ही जो है डिसाइड करते हैं कि भाई मतलब XY में रहता है क्रोमोसोम। तो जो लोग लड़कियों को या फिर महिलाओं को जो बोलते हैं कि लड़का या लड़की का जो होता है, तो वो पुरुष पे डिपेंड करता है कि मतलब मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो ये XY उसमें जो क्रोमोसोम होता है, तो उसमें प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो वो है 46। नेक्स्ट है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में प्रजनन की बात करें तो वो बाइनरी फिजन या द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। अमीबा क्या है, तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है और इसमें जो है कौन कौन सा होता है, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन इसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहलाता है, तो वही दो भाग में बढ़ जाता है, दो जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसी को कहते हैं द्विखंडन या बाइनरी विखंडन। अमीबा किसका संघ है, तो ये प्रोटोजोआ के संघ का है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, जबकि ब्लड, हार्ट, आर्टरीज ये सब जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन पौधों का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, तो वह है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को जड़, तना एवं पत्ती में जो है उसको विभेदित यानी अलग नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा में जो है उसको आप अलग या फिर उसमें विभेदित नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 81 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। तो दूध सागर की बात करें तो वो कहाँ पे है, गोवा में है। बरकाना की बात करें तो वो कर्नाटक में है। तीसरा हो गया डुडुमा उड़ीसा। चौथा हो गया क्लियर आपका तमिलनाडु में। तो हो गया 4321 बी, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध सागर आपका गोवा में है, बरकाना आपका कर्नाटक हो गया, डुडुमा आपका उड़ीसा में हो गया, क्लियर आपका जो है तमिलनाडु में हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार, द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, वो कहाँ अवस्थित है, तो वो है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ग्रेट निकोबार में आपका जो है माउंट थूलियर है और ये कितना मीटर है, तो 642 मीटर का है, ग्रेट निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, 738 मीटर की है और ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। जबकि दक्षिणी अंडमान की हम बात करें, अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी अंडमान है वहां पे अंडमान निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो देखते हैं सर्क, ठीक है। तो सर्क का हो जाएगा आपका हिमनद के अपर्दनी लक्षण को सर्क कहते हैं। वहीं यारडंग की बात करें तो वायु के अपर्दनी लक्षण को जो है यारडंग कहते हैं। बरखान की अगर हम बात करें तो ये वायु के निक्षेपण लक्षण को बरखान कहते हैं। और ड्रमलिन किसको कहते हैं, तो हिमनद के निक्षेपण को कहते हैं ड्रमलिन, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्क आपका हो गया हिमनद के अपर्दनी लक्षण, ठीक है। और उसके बाद यारडांग, तो यारडांग आपका हो गया वायु के अपर्दनी लक्षण, और बरखान हो गया वायु के निक्षेपण लक्षण, और ड्रमलिन हो गया हिमनद के निक्षेपण और अपर्दन, ठीक है। अपर्दन मतलब क्या हुआ, कि अपर्दन मतलब जैसे कि धूल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सबसे क्या होता है, मिट्टी कटती जाती है तो वो हो जाएगा अपर्दन। निक्षेपण क्या होगा, जमा होना। अपर्दन क्या होगा, हटना, ठीक है, कटता जाता है मिट्टी तो अपर्दन कहलाता है। तो सर्क हो गया आपका
हिमनद के अपर्दनी लक्षण, यानी हिमनद का जो कटना हो गया ये शर कहला जाएगा। यार्डंग की बात करें तो वायु के थ्रू जो हटता जाता है वो अपर्दनी, वायु का अपर्दनी लक्षण यारडंग कहलाता है। बरखान की हम बात करें तो वायु के थ्रू जो जमा होते जाता है तो उसको कहते हैं बरखान। और ड्रमलिन की अगर हम बात करें तो हिमनद का निक्षेपण, यानी जो हिमनद हो गया, जो ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर जो जमा होते जाता है उसको कहेंगे हम ड्रमलिन। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, तो ये होता है स्वच्छ आसमान। ठीक है, प्रति चक्रवात की यही विशेषता है कि स्वच्छ आसमान होता है। अब प्रति चक्रवात क्या होता है कि चक्रवात के जब अपोजिट साइड जो है उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हो गया, ये आपका चक्रवात चल रहा है। ठीक है, और जो सेंटर पे है, जो यहाँ पे, यहाँ उच्च दाब है। ठीक है, सेंटर पे आपका उच्च दाब रहेगी। और अगर हम बात करें कि उच्च दाब सेंटर पे रहेगी और उसमें जो है निम्न दाब जो है चारों ओर होती है। निम्न दाब यहाँ से, ये मान लीजिए निम्न दाब है। ठीक है, निम्न दाब आपका चारों तरफ होती है। ठीक है, चारों तरफ आपका निम्न दाब होती है, तो उसमें प्रति चक्रवात इसी को कहेंगे। और इसमें एक चीज और होता है कि हवा जो है केंद्र के बाहर की ओर चलती है। जो भी विंड है वो सेंटर से बाहर की ओर इधर चलेगी। ठीक है, इधर चलेगी, लेकिन ये सेंटर पे जो है, ये सेंटर है तो सेंटर पे नहीं चलेगी, सेंटर से बाहर की ओर चलेगी, तो वो आपका कहला जाएगा प्रति चक्रवात। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे मौसम साफ हो जाता है, लेकिन हवा जो है धीमी गति से चलती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो ये आपका जो है घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, जैसे हमारा भारत है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हमारे तरफ जो भी चक्रवात आता है वो विपरीत दिशा में घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो चलती है। ठीक है, तो ये हो गया। होप, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगी सिंधु। सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है क्योंकि सिंधु की जो है, सिंधु के अंदर पंचनद है, यानी कि सिंधु में जो है, सिंधु के बाएं किनारे पे स्थित 5 नदियां शामिल है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो इसका सिंधु का नदी की बात करें तो हिमालय से होता है, तो इसकी सहायक नदी की बात करें तो रावी, ब्यास, झेलम, सतलज और चिनाब, ये 5 नदियां हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो मलाज खंड। मलाज खंड जो है ये क्या है, तो मलाज खंड आपका एमपी में है, यहाँ तांबा उत्पादन होता है। ठीक है, ये लौह अयस्क नहीं है। जबकि बैलाडीला जो आपका छत्तीसगढ़ में है, आनंदपुर आंध्र प्रदेश में, मयूरभंज उड़ीसा में, ये सब जो है आपका लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। और मलाज खंड जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र है एमपी में। अब देखते हैं नेक्स्ट, सबसे ज्यादा उत्पादन तांबा का जो है एमपी में मलाज खंड में ही होता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो मिजोरम। ठीक है, 2011 के हिसाब से देखें कि जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम तो अरुणाचल प्रदेश का है, फिर दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है, तीसरे नंबर पे सिक्किम है और चौथे नंबर पे नागालैंड है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि बेंगोला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, तो बेंगोला ठंडी जलधारा जरूर है, लेकिन वो प्रशांत महासागर की नहीं है, वो अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाता है। बी नंबर में क्या है कि समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि संवहनीय, जो संवहन मंडल किसको कहते हैं, तो क्षोभ मंडल में कहते हैं, ना कि समताप मंडल को, क्योंकि इसमें जो है वायुमंडल घटनाएं होती है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, इसी में होता है। तो क्षोभ मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। तीसरा हो गया कि सीमूव अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, तो सीमूव अरब रेगिस्तान में जरूर बहती है, लेकिन ये ठंडी हवा नहीं है बल्कि गर्म और शुष्क हवा है। चौथा है कि ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, तो ये सही है कि ब्रिक फिल्डर जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में
चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ कुछ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन सा तट है। तो गुजरात से गोवा तक की बात करें तो उसके तटीय क्षेत्र को कोंकण कहते हैं। गोवा से कर्नाटक की बात करें तो मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी हो गया तो मालाबार तट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहिला। ठीक है, और ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे, तो जिन्होंने जो है टाटा कंपनी की स्थापना की, जमशेदजी टाटा, वो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे। अगर हम बात करें जमशेदजी टाटा का, अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, और 1997 में जो है इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन का जो नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड का वो दिया गया था, और भारत सरकार जो 2007 में पद्म भूषण दिया था जमशेदजी टाटा को 2007 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड इंडिया लिमिटेड का नहीं है। अगर हम बात करें अभी तो 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सा है, तो आपका हो गया भेल, हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर आपका बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर सीआईएल कोयल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, फिर 5वां नंबर पे आपका हो जाता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर आपका होता है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 7वें नंबर पे एनटीपीसी, 8वें नंबर पे आपका ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 9 नंबर पे आपका पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 10 नंबर पे पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11 नंबर पे आपका होता है रैक यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और लास्ट में 12 नंबर पे आपका हो जा रहा है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सबसे लास्ट आपका बना है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन फिलहाल, और इससे पहले पीजीसीआईएल था। चलिए अब हम देखते हैं 93 नंबर, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो उसे एम पॉक्स दिया गया, मंकी पॉक्स दिया है, एम पॉक्स नाम दे दिया है। ठीक है, WHO की बात करें तो 1958 के एक शोध से पता चला था कि बंदर से जो है ये बीमारी मंकी पॉक्स बीमारी जो है उसमें फैल रहा है। तो मंकी पॉक्स का नाम था, तो उससे क्या हो रहा था कि लोग जो है बंदर को मारने लगे थे। ठीक है, बंदर को जो हत्या करने लग गए थे गुस्सा होकर के, तो इसलिए WHO ने जो है उसको क्या नाम दिया है, एम पॉक्स नाम दे दिया है, ताकि मंकी की हत्या ना हो। नेक्स्ट है कि दखलाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो दखलाई आपका ओडिशा का जो है लोक नृत्य है। अब हम कुछ लोक नृत्य देखते हैं। मिजोरम का है चेरवा नृत्य, चेरवा नृत्य मिजोरम। जम्मू कश्मीर का रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर। केरला का कथकली, केरला का आपका कथकली हो गया। कर्नाटक का यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है। करगा ये भी कर्नाटक का है, करगा कर्नाटक का हो गया। करगम ये तमिलनाडु का, करगम आपका तमिलनाडु का है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, तो ये फ्रांस से खरीदे गए थे। ठीक है, राफेल विमान जो है आपका फ्रांस से खरीदा गया था। इसमें 36 राफेल विमान जो है फाइटर विमान आपका खरीदा गया था। 2016 में जो है फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता दे रही हूं और आप लोग इसको कर लेना। 96 नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याओं के 97 है कि संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16, 12 और 8, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9,000 रुपए 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, तो जब इसको आप बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 2,253 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो आपका इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 99 नंबर, उसका है कि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पे वापस आती है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 32। ठीक है, 32, ऑप्शन नंबर सी। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।